तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की विज्ञान जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक का निचोड़ दिया गया है, एसके झा सर के द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस बुक से क्लास 6 के 16 चैप्टर इनको कंप्लीट कर लिया था, 1 से लेकर के 16 चैप्टर, और फिर क्लास 7 के जो है 1 से लेकर के 18 चैप्टर यानी कि 1 से 18 चैप्टर तक थे इनमें, इनको भी कंप्लीट कर लिया था। और आज के इस पार्ट में हम लोग क्लास 8 को स्टार्ट करेंगे, जिनमें कि 3 चैप्टर। पहला चैप्टर हमारा फसल उत्पादन और प्रबंधन और सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु, और तीसरा है कोयला और पेट्रोलियम। इन तीनों चैप्टर को जो है हम लोग आज के इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसमें जो है आपके टोटल 18 चैप्टर है, उसके बाद फिर 9th क्लास और उसके बाद फिर 10th क्लास। इन सभी को एक एक करके कंप्लीट करेंगे पेज बाय पेज। तो फ्रेंड्स आइए अध्याय 1 देखते हैं क्लास 8 का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और प्रबंधन। इन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इनके पॉइंट को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट चाहता हूं कि जो भी इस चैनल पे नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक कर दें। और आप सभी के लिए आप सभी के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा कि तलवारों के साए में इतिहास हमारा बनता है, तलवारों के साए में इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो दोस्तों अभी का समय हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अध्याय चैप्टर 1 को देखेंगे। आइए इनके पॉइंट को देखेंगे। पहला पॉइंट कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ठीक है, एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम लोग फसल कहते हैं। और फसल जो होते हैं इनके प्रकार के बारे में, तो फसल जो है 3 प्रकार के होते हैं, ABCD करके दिया गया है। खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। एक एक करके इनके पॉइंट को देखेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा खरीफ फसल के बारे में जानेंगे। पॉइंट नंबर A, तो खरीफ फसल मानसून क्रॉप्स, इनमें कौन कौन से आते हैं? धान आते हैं, ठीक है, मक्का, सोयाबीन, कपास और मूंगफली। दोस्तों इनके ट्रिक्स भी है, पर अभी ट्रिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अभी हम लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट करके, लाइन बाय लाइन करके पढ़ना है। तो एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं। खरीफ फसल जो है हमारे कौन कौन है? धान हो गए, मक्का, सोयाबीन, कपास और मूंगफली। ये सभी क्या है? खरीफ फसल है। आइए इनके पॉइंट को देखेंगे कि वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है और शीत ऋतु में काटे जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। और भारत में वर्षा ऋतु जो है वो जून से सितंबर तक होता है। और अगला पॉइंट है इनका कि भारत जो है शीत ऋतु में अक्टूबर मार्च तक होते हैं और खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोया जाता है। यानी कि ये खरीफ फसल को हम लोग जो है जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में इनको क्या किया जाता है? काट लिया जाता है। ठीक है, खरीफ फसल को जून जुलाई में बोया जाता है एवं अक्टूबर और नवंबर में इनको काट लिया जाता है। अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर B, रबी फसल के बारे में, विंटर क्रॉप्स के बारे में। तो इनमें कौन कौन से फसल आते हैं? गेहूं आते हैं, चना, मटर, सरसों, अलसी और मसूर। ये सभी जो है आपके विंटर क्रॉप्स यानी कि रबी फसल के उदाहरण हैं। तो आइए इनके पॉइंट को देखेंगे। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल रबी फसल कहलाती है और भारत में शीत ऋतु जो होती है वो अक्टूबर से मार्च तक होता है। ठीक है, अब इनके पॉइंट को आते हैं। तीसरा पॉइंट जायद फसल के बारे में। तो जायद फसल की कौन कौन से एग्जाम्पल है? जायद फसल में कौन कौन से आते हैं? जायद फसल में आपके तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूज, उड़द और मूंग और सूरजमुखी, ये सभी जो है आपके जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। जायद फसल में तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूज, उड़द और मूंग, फिर उसके बाद सूरजमुखी, ये सभी जायद फसल के एग्जाम्पल है। यह फसल जो है गर्मी के मौसम में उगाया जाता है और इसकी खेती जो है रबी एवं खरीफ फसल के बीच में किया जाता है। ठीक है, इनमें मौसम जो होते हैं वो गर्म एवं शुष्क चाहिए। ठीक है, अब आगे के पॉइंट की ओर आते हैं इनमें। तो अगला दिया गया कि एग्रीकल्चर एलिमेंट्स
यानी कि कृषि औजार कौन कौन से हैं इनको जानेंगे। एग्रीकल्चर एग्रीमेंट के बारे में, एलिमेंट के बारे में। तो हमारे जो है कृषि औजार हल हैं, कुदाल हैं, कल्टीवेटर हो गए और सीड ड्रिल, ये सभी क्या है हमारे एग्रीकल्चरल एलिमेंट है, यानी कि कृषि औजार है। तो इनके एक एक पॉइंट को देखते हैं। हल का उपयोग जो है, ये जो आपके कृषि औजार के उपयोग किन किन चीज़ों में आता है इनको देखते हैं। तो हल का प्रयोग जुताई एवं मिट्टी में खाद बीज को मिलाने के लिए किया जाता है। कुदाल का प्रयोग जो है खरपतवार निकालने में किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि कम समय में अधिक जुताई के लिए कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आते हैं सीड ड्रिल में। तो सीड ड्रिल जो है आपके इनकी सहायता से जुटा हुआ खेत के बीज की बुआई की जाती है। ठीक है, चित्र के माध्यम से देख सकते हैं आप हल को और कुदाली को, इन सभी के चित्र दिए गए हैं और कल्टीवेटर के भी चित्र दिए गए हैं। तो कल्टीवेटर जो है कम समय में इनकी जुताई की जाती है। अब आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट क्या दिया गया, खाद एवं उर्वरक के बारे में। ठीक है, खाद एवं उर्वरक के बारे में, फर्टिलाइज़र खाद के बारे में, इनके पॉइंट को पढ़ेंगे। तो खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है। खाद क्या है, एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है, यानी कि एनिमल के वेस्ट से प्राप्त होता है। और खाद यानी कि कंपोस्ट का निर्माण कार्बनिक अपशिष्टों यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट से अवायवीय तरीके से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तीसरा पॉइंट है इनके कि खाद के उपयोग मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण की क्षमता में वृद्धि होता है। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है इनमें कि इनके प्रयोग से मिट्टी में लाभदायक जीवाणु जो है की संख्या में वृद्धि होती है और इनके मिट्टी जो होती है वो भुरभुरी एवं संरंध्र हो जाती है। और अगला पॉइंट है कि इससे जो है मिट्टी में गैसों के विनिमय आसानी हो जाता है। और खाद से मिट्टी में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस की प्राप्ति होती है। ये सभी जो है आपके खाद के पॉइंट बताए जा रहे हैं। अगला पॉइंट है इनमें खाद के बारे में कि इनमें जो है उर्वरक की तुलना में कम पोषक तत्व या संतुलित पोषक तत्व का क्या होता है, अभाव होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, फर्टिलाइज़र में उर्वरक के बारे में। इनके पॉइंट को देखते हैं कि यह एक मानव निर्मित लक्षण है। ठीक है, उर्वरक जो है मानव निर्मित लक्षण है। इनका निर्माण जो है फैक्ट्रियों में होता है। इनका निर्माण किस में होता है, फैक्ट्री में होता है। और उर्वरक से मिट्टी में ह्यूमस जो होते हैं वो प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। इनके प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ जाती है। ठीक है, इनके प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इनमें सभी पादप पोषक जो होते हैं वो NPK प्रचुर मात्रा में रहता है और इसे संतुलित उर्वरक भी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट में, उर्वरक के बारे में और खाद के बारे में। तो उर्वरक और खाद को देखेंगे तो पहला नंबर में कह रहा है कि उर्वरक एक मानव निर्मित लक्षण है। उर्वरक क्या है, एक मानव निर्मित लक्षण है। और खाद के बारे में, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के अवशेषों विघटन से प्राप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद जो होते हैं वो खाद खेतों में बनाई जा सकती है। खाद जो है खेतों में बनाई जा सकती है। और तीसरा है कि उर्वरक के बारे में कि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। और इनमें खाद में देखते हैं तो खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। इसी प्रकार फोर्थ नंबर में दिया गया है कि उर्वरक में जो पादप पोषक होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होती है। और खाद में जो है, खाद में पादप पोषक जो है संतुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ठीक है, खाद में पादप पोषक जो है तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं, कम होते हैं। अगले पॉइंट में आते हैं इनके सिंचाई के बारे में। तो सिंचाई में क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है उन चीज़ों को देखते हैं। तो पहला दिया गया कि पारंपरिक तरीका जहर पॉइजन, भूगर्म जल, उसके बाद छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, इन सभी चीज़ों का जो है सिंचाई में उपयोग होते हैं। अब आते हैं इनके अगले पॉइंट को। अब आते हैं इनके
आगे पॉइंट में तो इनके अगला पॉइंट क्या दिया गया है, चित्र के माध्यम से रहट और छिड़काव तंत्र, उसके बाद ड्रिप तंत्र। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करेंगे। तो क्या दिए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, खेतों से खरपतवार हटाने को क्या कहा जाता है, तो खेतों से खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, निराई, ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम लोग, निराई कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि खरपतवार हटाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो खरपतवार को हटाने के लिए 2,4-D रसायन का प्रयोग किया जाता है। चित्र के माध्यम से देख सकते हैं खरपतवार नाशी का छिड़काव हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट क्या दिया गया हमें, किस मशीन के द्वारा फसलों की कटाई के साथ थ्रेशिंग भी किया जाता है, तो हार्वेस्टर के द्वारा किया जाता है। किस मशीन के द्वारा फसलों की कटाई के साथ थ्रेशिंग भी किया जाता है, तो हार्वेस्टर हो जाएंगे। और दूसरा क्या है कि बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण करना क्या कहलाता है, तो साइलो कहलाता है। बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण करना साइलो कहलाते हैं। अब आते हैं अनाज भंडारण हेतु साइलो को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगला देखते हैं कि भंडारण गृहों में बोरों में अनाज का भंडार रखा गया है, इनको चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगले पॉइंट को देखते हैं कि मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो मछली में जो है आपके विटामिन ए पाए जाते हैं। मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए। मछली के कॉड लीवर में, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मछली के कॉड लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी पाए जाते हैं। और भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। किन किन भागों में बांटा गया, रबी और खरीफ फसल में बांटा गया है। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर यानी कि मौसम के आधार पर दो भागों में बांटा है, रबी और खरीफ। उसके बाद अगला पॉइंट आते हैं कि पशुओं को पालकर भी खाद्य प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो पशुपालन कहलाते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहलाते हैं। और तीसरा है कि मक्का यानी कि खरीफ फसल के लिए क्या आवश्यक है, खरीफ फसल के लिए जो है आपके उच्च तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर, आर्द्रता एवं वर्षा, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, ये तीनों चीज़ जो है खरीफ फसल के लिए आवश्यक है। अब आते हैं अनाज से भूसी को अलग करना क्या कहलाता है, अनाज से जो भूसी को अलग करना निष्पादन कहलाता है। अगले पॉइंट में आते हैं कि भारत में मानसून का समय क्या है, तो भारत में मानसून का समय जो है वो जून से सितंबर दिए गए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि मृदा को ढीला करना और उलट पुलट करना क्या कहलाता है, जुताई और हल चलाना कहते हैं इनको। अदरक के प्रबंधन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अदरक के प्रबंधन में तना का प्रयोग करते हैं हम लोग। धान के लिए आवश्यक क्या है, तो धान के लिए आवश्यक आपके अधिक पानी है, धान में जो है अधिक पानी लगते हैं। धान उगाया जाता है, तो धान कब उगाया जाता है, तो धान जो है आपके वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं, वर्षा के मौसम में। अब आते हैं कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो खेती कहते हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, खेती कहते हैं। अगला पॉइंट है इनमें कि खेतों में फसल उगाने का क्रम क्या है, खेतों में फसल उगाने का क्रम है मिट्टी पहले तैयार करना यानी कि जुताई बुआई करना, फिर खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करना, उसके बाद सिंचाई करना, फिर खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई करना, फिर भंडार करना, ठीक है। इसी तरीके से अगला पॉइंट देखते हैं कि क्षतिग्रस्त बीज क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्षतिग्रस्त बीज जल के सतह पर क्या होता है, तैरने लगेगा। और फसल उगाने के लिए सूर्य का प्रकाश, नमी क्या आवश्यक है, फसल उगाने के लिए सूर्य का प्रकाश, नमी एवं क्या आवश्यक है, संतुलित पोषक जो है आवश्यक है फसल उगाने के लिए। अब आते हैं अगला पॉइंट में, तो इनके एनसीईआरटी वाले प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मक्का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है, तो मक्का उगाने के लिए कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन देखना है। तो कौन सा हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निम्न तापमान, क्योंकि मक्का उगाने के लिए जो है निम्न तापमान की परिस्थितियां अनिवार्य नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे।
तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अदरक के प्रबंधन में आम तौर से किसे उपयोग किया जाता है। तो अदरक के प्रबंधन में आम तौर पे जो होता है वो तना का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो जैव खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो इनके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, इनमें सभी पादप जो होते हैं वो पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं, ये कथन जो है आपके गलत होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनाज से भूसी यानी कि चोकर को अलग करने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या कहलाता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, निष्पादन कहते हैं। अनाज से भूसी को अलग करने की प्रक्रिया को निष्पादन कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि नीचे कथन को दिए गए को पढ़ना है। तो क्या 4 कथन दिए गए हैं। पहला में दिया गया है कि बीजों के अंकुरन के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है। दूसरे में कह रहा है कि पौधे अधिकांश पोषक तत्वों को संतुलित रूप से अवशोषित कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है कि सिंचाई करने से फसल जो होती है, फसलें पाला और गर्म वायु धाराओं दोनों से बची रहती है। चौथा क्या कह रहा है आपके कि सिंचाई करने से मृदा बनावट बेहतर होती है। तो इनको देखना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके बीजों के अंकुरन के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा देखते हैं कि पौधे अधिकांश पोषक तत्वों को संतुलित रूप में अवशोषित कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। कथन 1 और कथन 2 जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन देखते हैं किस ऑप्शंस में है। तो इनके जो है ऑप्शंस दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में। तो खेत में खरपतवार क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, खेत में खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का प्रयोग करेगा। तो खेत में खरपतवार को निकालने के लिए किसान जो है वो फावड़ा का प्रयोग करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो उर्वरकों के संदर्भ में, ठीक है, उर्वरक के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये उपज बढ़ा देते हैं, बिल्कुल सही है। इनके अत्यधिक उपयोग करने से मृदा में पोषकों का संतुलन बिगड़ जाता है, बिल्कुल सही है। आमतौर से ये कम मात्रा में उपयोग किए जाते हैं, ये भी सही है। ये पर्यावरण हितैषी होते हैं, ये गलत है क्योंकि हमें पूछ रहा कौन सी बात सही नहीं है। तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होंगे इनके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। फसल और खरपतवारों के दुष्प्रभावों के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और उनके बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है कि वे फसल में हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है, ये वे फसल में क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि वे फसल की स्वस्थ वृद्धि में सहायता करते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है तीसरा में, वे फसल के साथ जल, पोषक तत्वों, स्थान और प्रकाशकों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। और फोर्थ क्या कह रहा है कि वे पौधे की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो सही कथनों का समुच्चय को बताना है, यानी कि इनमें से कौन सा सही होंगे। तो इनके जो हो जाएंगे आपके, वे फसल कटाई में हस्तक्षेप करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा क्या कह रहा है कि वे फसल के साथ जल, पोषक तत्वों, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते, ये भी सही हो जाएगा। और वे पौधे की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 3 और 4, ठीक है। तो देखते हैं किस ऑप्शंस में दिए गए 1, 3, 4। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। 9 नंबर आते हैं। 9 पे, मृदा को ढीला करने और उलट पुलट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अभी जस्ट हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा कि मृदा को ढीला करने और उलट पुलट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये जो है जुताई और हल चलाना कहलाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे देश में मानसून का मौसम कौन से महीने में होता है। तो मानसून का मौसम जो हमारे देश में तो जून से लेकर के क्या होते हैं, सितंबर तक होते हैं। जून से सितंबर तक होते हैं। तो इसके देखिए जून से सितंबर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जून से सितंबर तक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
11th में सिंचाई के उस तरीके को क्या कहा जाता है? ठीक है, सिंचाई के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिससे कि पानी को पौधे की जड़ों के समीप बूंद बूंद करके डालते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ड्रिप विधि, है ना। ड्रिप विधि से जो है पानी को बूंद बूंद से डालते हैं हम लोग। तो देखते हैं क्या ड्रिप प्रणाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट बी हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 12th में एनसीईआरटी के अभ्यास वाले प्रश्न है। तो इनके पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता है? तो धान को शीत मौसम में क्यों नहीं उगाया जाता है? धान को पानी की आवश्यकता अत्यधिक होती है, बिल्कुल सही है। और धान को पानी की आवश्यकता कम होती है, गलत है। यह केवल वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, बिल्कुल सही। यानी कि 1 और 3 ये दोनों सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं? तो एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को खेती कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, खेती। 14 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तो फसल उगाने से पहले प्रथम चरण जो होते हैं वो मिट्टी की डैश होती है। फसल उगाने के पहले प्रथम चरण जो होते हैं वो मिट्टी की क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। ठीक है, जुताई होती है। और 15 नंबर क्वेश्चन को देखें। क्षतिग्रस्त बीज जो है जल के सतह पर डैश डालेगी। क्षतिग्रस्त बीज जल के सतह पर डैश डालेगी तो क्या डालेगी? तैरने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी में डैश तथा डैश आवश्यक होते हैं। एवं मिट्टी में नमी तथा डैश आवश्यक होते हैं। संतुलित पोषक तत्व जो है आवश्यक होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि कॉलम ए को कॉलम बी में मिलान करना है। तो कॉलम ए को कॉलम बी में मिलान करना है। तो देखते हैं। तो पहला कह रहा है कि खरीफ फसल। तो खरीफ फसल किससे संबंधित है? तो धान एवं मक्का से संबंधित है। फिर दूसरा कह रहा है कि रबी फसल। रबी फसल जो है आपके गेहूं, चना, मटर से संबंधित है। ठीक है। तीसरा है रासायनिक उर्वरक। तो रासायनिक उर्वरक जो है आपके यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट से संबंधित होंगे। चौथा है कार्बनिक खाद्य पदार्थ। तो कार्बनिक खाद्य पदार्थ किससे होंगे? आपके पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष से हो जाएंगे। तो इनके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 17 का ए। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर नंबर 1 जो है हमारे समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं अध्याय नंबर 2। आइए अध्याय 2 नंबर देखते हैं। क्लास 8 का जैसे जैसे हम लोग क्लास बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चैप्टर का विस्तार बढ़ता जाएगा। तो अध्याय 2 क्या कह रहा है कि सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु, इनके पॉइंट को पढ़ेंगे। तो इनके पॉइंट क्या दिए गए? सूक्ष्म जीव के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि इन्हें अपने नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीव को जो है हम लोग अपने नंग से नहीं देख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है इन्हें आवर्धक लेंस यानी कि सूक्ष्मदर्शी मैग्नीफाइंग लेंस यानी कि माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। और सूक्ष्मजीव के 4 भागों में बांटा है। सूक्ष्मजीव को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। जीवाणु जिनको बैक्टीरिया कहते हैं, कवक फंगी कहते हैं, प्रोटोजोआ कहते हैं, शैवाल को एल्गी कहते हैं। इनको 4 भागों में बांटा गया सूक्ष्मजीवों के। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नोट करने योग्य बातें क्या कह रहे हैं कि विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं परंतु वे केवल परकोशिकाओं में ही वृद्धि करता है, इसलिए उनको आंखों से नहीं रखा गया है। ठीक है। अब आते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया के पॉइंट को देखेंगे जीवाणु के बारे में। तो इनकी खोज जो है लीवेनहॉक ने की थी। बैक्टीरिया की खोज यानी कि जीवाणु की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने किया था। दूसरा पॉइंट है कि जीवाणु से टाइफाइड और क्षय रोग होते हैं। जीवाणु से क्या होते हैं? टाइफाइड और जो होते हैं आपको क्षय रोग होते हैं, ट्यूबरक्लोरोसिस होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि एंथ्रेक्स रोग का खोज जो है रॉबर्ट कोच ने किया था। किनका खोज? एंथ्रेक्स रोग का खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। अगला पॉइंट देखते हैं कि जीवाणु जनित रोग।
ठीक है। जीवाणु जनित रोग से बचने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। अब आते हैं रॉबर्ट कोच के बारे में। रॉबर्ट कोच जो है सन 1876 ईस्वी में बेलिस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोगों के कारक हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु द्वारा जो है दूध को दही में बदला जाता है, और जीवाणु एवं ईस्ट के सहायता से चावल के आटे के किण्वन द्वारा जो है इडली डोसा बनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि कुछ जीवाणु का प्रयोग जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी किया जाता है। और अगला पॉइंट है कि यह प्रक्रिया जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति में संभव जो है नहीं है। ठीक है। आते हैं इनके चित्र को देखते हैं कि स्पाइरल जीवाणु को देख लेते हैं और छड़नुमा जीवाणु, ये दो चित्र दिए गए हैं जीवाणु के, स्पाइरल जीवाणु के और क्या दिए गए हैं, छड़नुमा जीवाणु के दो चित्र दिए गए हैं। अब अगले पॉइंट की ओर आते हैं। इनका अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कवक के बारे में, फंगी के बारे में। तो कवक क्या है, एक बहुकोषीय यूकैरियोटिक जीव है। ठीक है। कवक क्या है, यानी कि फंगी जो है बहुकोष के यूकैरियोटिक जीव है, और यह मृत जीवी होते हैं। ये अपने भोजन बाहर ही साकार तत्व ग्रहण करते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए ईस्ट, मशरूम और पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम, ये सभी इनके उदाहरण है कवक के। तीसरा पॉइंट दिया गया कि कवक से फूट रोग मवेशी में होता है। ठीक है। अब आगे जो है हमें चित्र के माध्यम से देखते हैं राइजोप्स के बारे में, और अगला पॉइंट देखते हैं इनमें पेनिसिलियम और एस्परजिलस को देखते हैं। अगला पॉइंट है कवक के बारे में। नोट करने योग्य बात क्या है कि डेंगू जो होते हैं वह मादा एंडीज मच्छर के द्वारा वायरस होता है। ठीक है, डेंगू मादा एंडीज मच्छर से जो है वायरस होता है। अब आते हैं इनके अगले पॉइंट की ओर। क्या दिया गया है, एंटीबायोटिक के बारे में। इनके पॉइंट को पढ़ेंगे एंटीबायोटिक के। तो यह जो है जीवाणु एवं कवक द्वारा बनाया जाता है। एंटीबायोटिक किसके द्वारा बनाया जाता है, जीवाणु एवं कवक के द्वारा जो है बनाया जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या दिया गया कि इसकी खोज जो है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 ईस्वी में किया था। किसकी खोज, एंटीबायोटिक की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 ईस्वी में किया था। तीसरा पॉइंट है कि प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन तथा जो कवक से बनाया गया था। ठीक है, प्रथम एंटीबायोटिक क्या था, पेनिसिलिन था जो कवक से बनाया गया था। दूसरा है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, फिर तीसरा क्या है टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, उसके बाद प्रतिजैविक का जो है उदाहरण है। अगला पॉइंट है कि विषाणु रोग से बचने के लिए एंटीबायोटिक नहीं बनाया जाता है, क्योंकि विषाणु में किसी भी प्रकार की कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि इनका उपयोग जो है जीवाणु जनित रोग पर ही किया जाता है, एंटीबायोटिक का उपयोग। ठीक है, एंटीबायोटिक जीवाणु के कोशिका झिल्ली को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। एंटीबायोटिक जीवाणु कोशिका झिल्ली को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, इन चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। अब अगले पॉइंट की ओर आते हैं। इन चित्र के द्वारा दिया गया है आपको सन 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धक का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्करी पर हरे पौधे की फफूंद के छोटे बीजाणु को देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जो है जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं और यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद में द्वारा मारे गए हैं। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई है। इनके थोड़े से डिस्क्रिप्शंस दिए गए थे। अब आते हैं जीवाणु द्वारा होने वाले रोग। ठीक है, डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रोनिज्म के बारे में। मानव रोग कारक सूक्ष्मजीव और संचरण का तरीका। ठीक है, इनके पॉइंट को देखेंगे एक एक करके। क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, इन सभी जो है ये आपके क्षय रोग जीवाणु के द्वारा होता है। खसरा वायरस के द्वारा, चिकन पॉक्स भी वायरस है, और पोलियो क्या है, वायरस है। वायरस और जीवाणु
ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? खसरा है, चिकन पॉक्स है और पोलियो है। और जीवाणु से होने वाले क्षय रोग है। और इनके जो है संचरण का तरीका कौन कौन से है? ये सभी जो है वायु सीधे संपर्क से आते हैं ना, वायु या जल के संपर्क से ये रोग उत्पन्न होता है। अब आते हैं हैजा टाइफाइड के बारे में। तो ये जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। हैजा और टाइफाइड जो होते हैं वो जीवाणु के द्वारा आता है। ये जल और भोजन के द्वारा जो है मनुष्यों में पाया जाता है। अब आते हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में। तो हेपेटाइटिस ए जो है वो वायरस के द्वारा होता है और संचरण का तरीका जो है जल है। इसी तरीके से मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के द्वारा आता है और संचरण का तरीका क्या है? मच्छर है। अब आते हैं इनके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सूक्ष्म जीवों के द्वारा पौधे में होने वाले कुछ सामान्य रोग। तो पादप यानी कि पौधे में होने वाले सामान्य रोग और वे सूक्ष्मजीव कौन से हैं? तो नींबू कैंकर ये जीवाणु के द्वारा होते हैं, जीवाणु सूक्ष्म जीव के द्वारा होते हैं और संचरण का तरीका जो है वायु है। गेहूं का रस्ट जो है वो सूक्ष्म जीव के द्वारा था, कवक के द्वारा, और इनके संचरण का तरीका जो है वायु एवं बीज है। भिंडी का पीत जो है ये पादप रोग है। इनका जो होते हैं वो वायरस के द्वारा होता है, सूक्ष्मजीव, और आपके संचरण का तरीका क्या है? कीट है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं, खाद्य परिरक्षण के बारे में, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। इनके पॉइंट को पढ़ेंगे। फूड प्रिजर्वेशन क्या दिया गया कि खाद्य परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। खाद्य परिरक्षण में जो है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। खट्टे पदार्थ का परिरक्षण जो है नमक द्वारा किया जाता है। और इसी तरह से अगला पॉइंट है कि जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी के द्वारा किया जाता है। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण तेल एवं सिरका के द्वारा किया जाता है। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट हमें क्या दिया गया है? अगला पॉइंट जो है वैक्सीन और टीका, इनके बारे में दिया गया है। वैक्सीन टीका के बारे में इनके पॉइंट को पढ़ेंगे। तो इनसे जो है वैक्सीन से होने वाले क्या चीज़ है? तो वैक्सीन जो है ये हैजा रोग, क्षय रोग, चेचक और हेपेटाइटिस, तो इनके जो है टीके की खोज जो है किसने की थी? तो सर्वप्रथम जो है एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन की खोज की थी। आइए देखते हैं। इनका खोज जो है सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने 1798 ईस्वी में किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 ईस्वी में चेचक के टीके की खोज की थी, ठीक है। ये सभी टीके की खोज की थी इन्होंने। प्रथम टीका जो है वो चेचक का था। अब आइए अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट हमें क्या है? पॉस्चरीकरण के बारे में इनको देखते हैं। पॉस्चराइजेशन के बारे में, तो इनका खोज लुई पॉस्चर ने की थी। पॉस्चराइजेशन की खोज किसने की थी? लुई पॉस्चर ने की थी। जब दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड गर्म करके एकाक ठंडा करना ही पॉस्चरीकरण कहलाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि इनमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का विकास जो है रुक जाता है, ठीक है। लुई पॉस्चर जो है वो किण्वन की खोज 1857 ईस्वी में की थी। लुई पॉस्चर ने किण्वन की खोज कब की थी? 1857 ईस्वी में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में आते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के पॉइंट को पढ़ेंगे। तो यह कुछ जीवाणु यानी कि राइजोबियम एवं एजेटोवैक्टर द्वारा किया जाता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होते हैं। अब आते हैं इनके अगले पॉइंट की ओर। चित्र के माध्यम से नाइट्रोजन स्थिरीकरण, साइनोबैक्टीरिया, एक नीले शैवाल, इनको देख सकते हैं हम। अब आते हैं अगला पॉइंट को। डायग्राम के माध्यम से जो है ये नाइट्रोजन चक्र को दिखाया गया है। तो पहले जो है जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय परिवर्तन हो रहा है। इस तरीके से क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो फिर यहाँ से आप आते हैं इस तरीके से, तो आपका वायुमंडलीय नाइट्रोजन हो रहा है। इसी तरीके से क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल स्थिरीकरण, ये आपको डायग्राम के माध्यम से जो है नाइट्रोजन चक्र को दिखाए गए हैं।
अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आते हैं। तो पहला पॉइंट इनमें क्या कह रहा है कि जीवाणु पादप या जंतु में गुणन करता है तो विषाणु का गुणज करता है। तो ये क्या कहते हैं, केवल परपोषी कोशिकाओं में होता है। अतिसार, ठीक है, अतिसार एवं मलेरिया किसके उत्पन्न होते हैं, तो ये प्रोटोजोआ से उत्पन्न होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया किससे उत्पन्न होते हैं, प्रोटोजोआ से। नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, तो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण क्या करता है, जीवाणु एवं नील हरित शैवाल करते हैं नाइट्रोजन को स्थिरीकरण। अब आते हैं, चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि लैग्यूम पौधे की जड़ ग्रंथिकाएं। फिर अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे इनके, तो फुट रोग जो होते हैं वो कवक से एवं फुट एंड माउथ रोग होते हैं विषाणु से। ठीक है, फुट रोग किनसे होते हैं, कवक से होते हैं। फुट एंड माउथ रोग जो होते हैं वो किनसे होते हैं, विषाणु से होते हैं। अगला पॉइंट की ओर आते हैं इनमें, तो अगला पॉइंट इनका क्या दिया है कि अमीबा एवं पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा एवं पैरामीशियम जो है के अंतर्गत कौन आते हैं, तो प्रोटोजोआ आते हैं अमीबा एवं पैरामीशियम के अंतर्गत। राइपोज, ठीक है, राइजोप्स पेनिसिलियम एवं एस्परजलिस। ठीक है, राइपोज, पेनिसिलियम एवं एस्परजलिस जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, ये जो है कवक के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है कि क्लोमाइडोमोनास। ठीक है, क्लोमाइडोमोनास जो है वो स्पाइगोरा किसके अंतर्गत आते हैं, वो शैवाल के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म जीवों को सहायता से देखा जा सकता है, किनकी सहायता से देखा जा सकता है सूक्ष्म जीवों को, तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। अल्कोहल का उत्पादन डैश द्वारा नमक सूक्ष्मजीव आवश्यकता होते हैं, तो ईस्ट खमीर नामक जो है सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है अल्कोहल में। अब आते हैं इनके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर वाले प्रश्न पे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव केवल परपोषी कोशिका के ही भीतर जनन करते हैं, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से कौन से जीव जो है परपोषी कोशिका के भीतर जो है वो जनन करते हैं, तो क्या हो जाएंगे इनके करेक्ट आंसर, विषाणु हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषाणु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं कि ऐसा मानव रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, तो ऐसा मानव रोग कौन सा है जो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, तो इन्फ्लुएंजा हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। थर्ड क्वेश्चन की और बात करें तो तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि परपोषी कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्मजीव किन औषधियों से मर जाते हैं, तो वह प्रतिजैविक औषधियों से जो है वो मर जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, लाइकेन के भीतर सहजीवी, ये सभी जो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर वाले प्रश्न हैं। लाइकेन के भीतर सहजीवी का संबंध बनाने वाले सूक्ष्मजीव कौन से होते हैं, तो ये सूक्ष्मजीव जो होते हैं शैवाल और फफूंद होते हैं। लाइकेन के भीतर जो है सहजीवी का संबंध बनाने वाले 2 सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो शैवाल और कौन से होते हैं, फफूंद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ब्रेड बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है, तो ब्रेड बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, वह रोग जो एक प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा उत्पन्न होता है, वह रोग जो प्रोटोजोआ प्राणी के द्वारा उत्पन्न होता है और कीट द्वारा फैलता है, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग, तो उनको जो है मलेरिया कहते हैं। जो प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होता है और कीट के द्वारा फैलता है, मलेरिया हो गए। और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बात करें तो 7 नंबर कह रहा है कि पहेली ने अपने बगीचे में 2 गड्ढे ए और बी खोदे, उनमें खेती के कुछ बचे कुचे अंशों को पॉलीथीन की थैली में भरकर गड्ढे ए में डाल दिया और उन्हीं चीज़ों को पॉलीथीन की थैली में भरे बैग को ही बी गड्ढे में डाल दिया। बाद में उसने दोनों गड्ढे को मिट्टी से ढक दिया। 1 महीने के अंदर में उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि गड्ढे जो है बी गड्ढे की अपेक्षा एक गड्ढे में अपशिष्ट पदार्थ जल्दी अपघटित हो गए। एक गड्ढे की तुलना में बी गड्ढे में अपशिष्ट पदार्थ तीव्र गति से अपघटित हो गए। तो इनके करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एनसीईआरटी के अभ्यास वाले प्रश्न, हैजा
के द्वारा, हैजा डैश के द्वारा होता है। तो किनके द्वारा हैजा होता है? तो ये जो है आपके खराब और दूषित जल के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हैजा डैश के द्वारा होता है, खराब और दूषित जल के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न की बात करें तो ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित में से उत्पादन में किया जाता है। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो ये जो है अल्कोहल के उपयोग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो इनमें से कौन सा प्रतिजैविक है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब आते हैं 11 नंबर में, मलेरिया जो है परजीवी का वाहक है। तो मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं कि संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन सा हो जाएंगे? तो ये कारक जो है वो जीवाणु भी है, विषाणु भी है और कवक, ये तीनों हो जाएंगे, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? ब्रेड अथवा इडली जो है फूल जाती है, इनका कारण है कि ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि होना। ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि होना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर बात करें तो चीनी जो है वो अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? तो किण्वन कहलाती है इनका नाम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने के प्रक्रम को किण्वन कहते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, अध्याय नंबर 3 में। आइए शुरू करते हैं अध्याय नंबर 3, कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में, कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, इनके पॉइंट को देखते हैं। पहला नंबर पॉइंट की अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज जिसको कहते हैं। तो ये वे रिसोर्सेज हैं, वे संसाधन हैं जिनको हम अधिक समय तक उपयोग करने के बावजूद इनको समाप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जल, वायु, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इनके पॉइंट को देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि वे संसाधन जो बहुत अधिक दिनों में भी समाप्त ना हो, उन्हें हम लोग अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? जल, वायु, सूर्य का प्रकाश है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं, इनके अगले पॉइंट में कि समाप्त प्राकृतिक संसाधन के बारे में। तो ये जो वन जो है ऐसे उदाहरण है इनके कि जो समाप्त प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है, खनिज हो गए, वन्य जीव है, कोयला है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सभी जो है समाप्त प्राकृतिक संसाधन है। इनके पॉइंट क्या दिए गए हैं कि जिनका समाप्त होना क्या है? संभव है इन फ्यूचर में। इनको बनाने में बहुत लंबी प्रक्रिया एवं समय से जो है गुजरना पड़ता है। अगला पॉइंट कोयले के बारे में बात करते हैं। तो कोयला क्या है कि मृत वनस्पति के धीमे कार्बनिकरण प्रक्रिया से कोयला का निर्माण होता है। कोयले का निर्माण किससे होता है? मृत वनस्पति के धीमे कार्बनिकरण प्रक्रिया से कोयले का जो है वो निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट है कि इनका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों यानी कि थर्मल पावर प्लांट्स में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कोयले का उपयोग, कोयले के जलने पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। कार्बन को जब O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो CO2 बनता है। इसी तरीके से अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि कार्बन प्रतिशत के आधार पर जो है वो कोयला का क्रम दिए गए हैं, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस। उसके बाद अगला पॉइंट है कि लिग्नाइट में जीवाश्म स्पष्ट दिखता है, लिग्नाइट ग्रेटर देन पिट। उसके बाद क्या है कि भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस का उत्पादन होता है। भारत में सबसे ज़्यादा किस कोयले का उत्पादन होता है? बिटुमिनस का उत्पादन होता है। एंथ्रासाइट जो होते हैं वो उच्च श्रेणी कोयले को कहा जाता है। और कोयला का प्रमुख उत्पादक जो है वो कोक, कोलांतर, कोयला गैस है। अगले पॉइंट में आते हैं कि लंदन में 1810 ईस्वी में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग जो है प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। और आजकल इनका उपयोग जो है रोशनी के बजाय उष्मा के स्रोतों के रूप में किया जाता है। इनके अगले पॉइंट की ओर आते हैं। इनका अगला पॉइंट है कोक के बारे में।
तो यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक क्या है? कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो दूसरा पॉइंट है कि इनका उपयोग जो है इस्पात के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। इनका उपयोग जो है इस्पात के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। इनका प्रयोग बहुत से धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि इनका प्रयोग जो है वो अपचायक, ठीक है, अपचायक के रूप में भी किया जाता है। अब आते हैं इनके अगले पॉइंट में। चित्र के माध्यम से कोक के चित्र दिए गए हैं। अब कोलांतर के पॉइंट को पढ़ेंगे, कोलतार के पॉइंट को पढ़ेंगे। तो ये क्या दिए गए हैं कि यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। बिटुमन जो है वो 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इनका प्रयोग रंग, औषधि, विस्फोटक, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इनके कि मौत एंड कीटों को भगाने वाला नेप्थलीन की गोलियों इसी से प्राप्त की जाती है। ठीक है, कोलतार से जो ही मौत एवं कीटों को भगाने वाले नेप्थलीन की गोलियों का प्रयोग प्राप्त किया जाता है। कोलतार के चित्र को देख सकते हैं। अब इनके अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट हमारा पेट्रोलियम के बारे में। तो क्या कुछ कहा गया पेट्रोलियम के बारे में, इनके पॉइंट को पढ़ेंगे। तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। बिल्कुल सही बात है कि विश्व का पहला तेल कुआं जो है 1859 ईस्वी में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के टाइटस विले में खोजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इनके कि भारत में 8 साल बाद जो है 1867 ईस्वी में असम के माकूम नामक स्थान पर जो है खोजा गया था पेट्रोलियम की खोज। भारत में गोदावरी तथा कृष्णा के बेसिन की में तेल का ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण जो है वो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किनके द्वारा किया जाता है? प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इनके प्रमुख उत्पाद जो है वो पेट्रोलियम गैस हैं, पेट्रोल है, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम इत्यादि जो है वो पेट्रोलियम के उदाहरण है। इनके प्रमुख उत्पाद हैं। इनसे काला सोना भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसे जो है काला सोना भी कहते हैं, काला सोना कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं पेट्रोलियम को। इनके पॉइंट को देखते हैं कि विश्व का पहला तेल कुआं जो है वो पेंसिल्वेनिया, ठीक है, पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेधित यानी कि ड्रिल किया गया था। और 8 वर्ष के बाद 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल जो है वो असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं इनके। तो क्या कह रहा है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग के बारे में। इनसे पहले जो है एक पॉइंट छूट गया है, कौन सा है? प्राकृतिक गैस के बारे में जानेंगे। तो नेचुरल गैस के बारे में, यह जो है वनस्पति के अपशिष्ट का उत्पाद है। प्राकृतिक गैस क्या है? यह वनस्पति के अपशिष्ट का उत्पाद है। इनका मुख्य घटक जो है वो मीथेन है और इससे उच्च दाब एवं निम्न ताप पर सिलेंडर में भरा जाता है। इसकी आपूर्ति पाइप के माध्यम से किया जा सकता है। इनके पॉइंट को देखते हैं कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेकों उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। ठीक है, इनका उपयोग अपमार्जक, रेशो, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक इत्यादि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से जो है प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों यानी कि यूरिया के उत्पाद हेतु में किया जाता है। अपने बहुत से अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं उन्हीं पॉइंट को देखेंगे। कौन से पॉइंट है ये? कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग के बारे में। पहला दिया गया कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? 1 नंबर में एलपीजी कहते हैं। इनका उपयोग जो होता है वो घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी का उपयोग किसमें किया जाता है? घर और
ईंधन के रूप में क्या आता है। पेट्रोल के बारे में बात करें तो मोटर ईंधन में शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में भी जो है इनका उपयोग किए जाते हैं। मिट्टी का तेल जिसको केरोसिन तेल भी कहते हैं, इनका उपयोग जो है वो स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के ईंधन के रूप में किया जाता है। डीजल, इनका उपयोग जो है आप भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्र के लिए ईंधन में किया जाता है। 5वां नंबर दिया गया है कि स्नेहक के बारे में। स्नेहक का उपयोग जो है स्नेहक में किया जाता है, मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। और पैराफिन मोम जो है मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में किया जाता है। बिटुमेन का उपयोग जो है पेंट एवं सड़क निर्माण में किया जाता है। अब आते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि कोल तार के स्थान पर किस पेट्रोलियम का उत्पाद प्रयोग किया जाता है। तो बिटुमिन का जो है प्रयोग किया जाता है। कोयले किसका अवशेष है। तो कोयले जो है केवल वनस्पति का अवशेष है। भारी गाड़ी में डीजल का प्रयोग जो है वो किया जाता है। और अगला पॉइंट दिया गया कि हल्के गाड़ी में भी किनका उपयोग किया जाता है। हल्के गाड़ी में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है, भारी गाड़ी में डीजल का प्रयोग किया जाता है। और डीजल को सीटेन नंबर एवं पेट्रोल को ऑक्टेन नंबर में जो है मापते हैं। डीजल को सीटेन नंबर एवं पेट्रोल को ऑक्टेन नंबर में मापते हैं। अगला पॉइंट है कि एंथ्रासाइट कोयला जो है में कार्बन की मात्रा 94.97% होती है। और बिटुमिनस कोयले को जो है वो डांबर कोयला भी कहते हैं। किस कोयले को जलवाष्प से अधिक होता है। लिग्नाइट कोयला जो है वो जलवाष्प से अधिक होता है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं इनके। तो जीवाश्म में ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, असत्य है। जीवाश्म ईंधन जो है प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, ये गलत बात है, असत्य है। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक होती है, ये भी गलत है। सीएनजी में कोई भी प्रदूषक नहीं होते हैं। कोक जो है कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ये बात सत्य है। कोक जो है कार्बन का क्या है, शुद्ध रूप है। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है, ये बिल्कुल गलत है। मिट्टी के तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये भी गलत है। अब आते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर वाले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न क्या है कि विभिन्न पदार्थ जो कि प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इनको 4 ऑप्शंस दिए गए, इनको बताना है। तो प्लास्टिक जो है आपके प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जल, खनिज जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। और जल है, मृदा है, ये तीनों चीज क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है प्लास्टिक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये मानव निर्मित संसाधन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। तो वायु एक प्राकृतिक संसाधन है और मानवीय गतिविधियों से यह समाप्त नहीं हो सकती है। यह अक्षय प्राकृतिक संसाधन के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित में से एक अन्य अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं। तो इनके ऑप्शंस को देखेंगे। अन्य अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन हो जाएंगे इनके। तो ये जो है पेट्रोलियम हो जाएंगे। सूर्य का प्रकाश जो है इनके अन्य अक्षय प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे, जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाले संसाधन है सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन का एक युग्म है। तो कौन सा समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन का युग्म है। कोयला और मृदा। कोयला तो है पर मृदा नहीं है, ऑप्शन ए नहीं होगा। वायु और सूर्य का प्रकाश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वायु और सूर्य का प्रकाश जो है वो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन का युग्म नहीं है, सॉरी। तो नहीं, युग्म है पूछ रहा है तो जल एवं पेट्रोलियम, वन्य जीव और खनिज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि वन्य जीव और खनिज जो है वो प्राकृतिक संसाधन का एक युग्म है जो कि समाप्त हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उद्योग में उपयोग उत्पाद प्राप्त करने के लिए कोयले का प्रक्रमण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद कोयले से प्राप्त नहीं होते हैं।
तो कौन सा उत्पाद कोयले से प्राप्त नहीं होते हैं, तो सीएनजी जो है वो कोयले से प्राप्त नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं, तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत जो है वो आपके हो जाएंगे मात्रा में सीमित, ठीक है, लिमिटेड इन क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बात करें तो जीवाश्म ईंधन जिनके अवशेषों से प्राप्त होते हैं, जीवाश्म ईंधन क्या है, जीवाश्म ईंधन जो जिनके अवशेषों से प्राप्त होते हैं वो कौन से ईंधन कहलाते हैं, वो मृत जीव कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, कोयला जिनके अवशेषों से बनता है, तो कोयला किनके अवशेषों से बनता है, केवल वनस्पतियों से बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कोयला किनके अवशेषों से बनता है, तो वनस्पति से बनते हैं। 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो मृत वनस्पति में कार्बनीकरण में कौन सा पदार्थ बनते हैं, मृत वनस्पति में कार्बनीकरण के कौन से पदार्थ बनते हैं, तो कोयला बनते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, कोल तार से नैफ्थलीन की गोलियों प्राप्त की जाती है और इनका उपयोग जो है किसे भगाने के लिए किया जाता है, तो इनका उपयोग जो है मोथ को भगाने के लिए किया जाता है, मोथ रिप्लेस के लिए किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, तो निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, तो कोक जो है आपके पेट्रोलियम के अवयव नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बात करें तो पेट्रोलियम का निर्माण उन जीवों से हुआ जिनका आवास था, तो पेट्रोलियम का निर्माण किन जीवों से हुआ था जिनका आवास क्या था, समुद्र में था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न की ओर बात करें तो निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उनके सही कथन को बताना है आपको। तो पहला कथन कह रहा है कि प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइपों के द्वारा करना कठिन है, नहीं। और प्राकृतिक गैस की कमी यह है कि घरों में जलने के लिए इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं है। कि प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक दाब पर भंडारित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 पे एनसीईआरटी के अभ्यास वाले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो कह रहा है कि सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने का क्या लाभ है, तो सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने का लाभ जो है हमें वो क्या हो जाएंगे, प्रदूषक मुक्त होंगे और जलने पर अवशेष ना बचेंगे, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए बी दोनों हो गए। क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है, तो बिटुमेनन हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन, मृत वनस्पति से कोयला बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो मृत वनस्पति से कोयला बनाने की प्रक्रिया जो है वो कार्बनीकरण कहलाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 16 नंबर की बात करें तो जीवाश्म ईंधन क्या है, तो जीवाश्म ईंधन जो है वो आपके कोयला और पेट्रोलियम दोनों हो जाएंगे, जीवाश्म ईंधन ए और बी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, तो वाहन के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या हो जाएंगे, वाहन के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन जो हो जाएंगे वो सीएनजी हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के साथ जो है ये चैप्टर की समाप्ति होती है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।